मैं आपसे समझना चाहता हूं सर कि क्या आपकी जो अगली पीढ़ी है, आपके जो शिष्य हैं, क्या वो लिख रहे हैं अपनी भाषा में, या वो भी अंग्रेजियत उन पर हावी हो चुकी है सर? माइक लीजिए सर। आपने बहुत बढ़िया और बड़ा प्रश्न पूछा। सही मायनों में आप देख रहे हैं जो हमारी पीढ़ी है, हम लोग वास्तव में लोक बोलियों के साथ और किताबों और अखबारों के साथ बड़े हुए हैं। और जो नई पीढ़ी है वो निस्संदेह मोबाइल के साथ बड़ी हो रही है। तो ये जो पीढ़ियों का अंतराल है, इसमें जैसे मैं शिमला में बहुत कार्यक्रम करता हूँ, हम बोलियों के लिए भी करते हैं, कहीं भी करते हैं, लेकिन बहुत सचमुच दुख होता है कि जो नई पीढ़ी है वो अपनी भाषा नहीं जानती। गांव के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो थोड़े से विस्थापन से शहर आ जाते हैं, तो वो अपनी बोलियां नहीं जानती। आप महसूस करते होंगे कि जो हमारी ये लोक बोलियां हैं, इन्हें मैं इस तरह देखता हूं कि जब आप इन बोलियों के बीच बैठते हैं या किसी बुजुर्ग के बीच बैठते हैं, तो वो ऐसा ही है जैसे आप मतलब एक बच्चा या स्कूल का छात्र किसी 80 साल के बुजुर्ग के सानिध्य में बैठ रहा हो। तो वो एक सीखने का एक वो होता है कि जब हम किसी वृक्ष की छांव में बैठेंगे तो एक बहुत आनंद और एक बहुत आनंद महसूस करेंगे। तो उसी तरह जो लोक बोलियां हैं, उनकी मिठास, उनका अपनापन वो इतना गहरा है, इतना है कि अगर आप को वो बोलियां नहीं आ रही है एक गांव से रहते हुए भी, तो मुझे लगता है कि मतलब आपके वो जो उन बोलियों के जो संस्कार है, उन बोलियों की जो लोक भावनाएं हैं, या उन बोलियों के जो संस्कृति है, लोकगीत है, उनसे आप अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल अनभिज्ञ हैं उनसे। तो जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी आप देख रहे हैं कि जो हिंदी भाषा भी है वो मतलब कितने प्रकार से बोली जा रही है आज, कि हमारी लिखने की भाषा कुछ है, इंटरनेट की कुछ है। आप फिल्मों में चले जाएं तो अब फिल्मों में एक जो नया ट्रेंड जो वेब सीरीज है, कुछ तो हम देख ही नहीं सकते, उसकी भाषा अलग है। वो भी एक बहुत विडम्बना है कि हिंदी भाषा को किस तरह थोड़ा सा विकृत रूप भी दिया जा रहा है। और आप हिंदी भाषा का संसार आप देखोगे तो आप देखेंगे कि विदेशी शब्द आप एक पैरा कोई भी लिख लो और फिर उसका अध्ययन करो, तो उसमें आपको 4 अगर हिंदी के शब्द मिलेंगे तो 10 शब्द आपको कोई फारसी मिलेंगे, कोई उर्दू के मिलेंगे, कोई संस्कृत के मिलेंगे। तो वो कितनी समृद्ध भाषा है हिंदी हमारी, और बोलियों के शब्द उसमें कितने आते हैं। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं तो मेरी अक्सर जो कहानियां हैं उसमें मैं लोक बोलियों के शब्द इस तरह यूज करता हूं, इस तरह यूज करता हूं कि ताकि वो लगे ही ना कि ये कोई पहाड़ी शब्द है। मेरा मैं कुछ कहानियों के उदाहरण देता हूं। जैसे मेरी बिल्लियां बतियाती ये कहानी है, और उसमें सबसे पहले मनीषा जी ने उसमें लिखा था, उस कहानी पे एक बहुत बड़ा नोट लिखा था। तो उसमें उन्होंने मुझे आज भी वो कागज वो एक याद है जिसमें उन्होंने कोई 15-20 शब्द लिखे थे कि ये जो पहाड़ी शब्द आपने प्रयोग कर रखे ये राजस्थानी भी बोले जाते हैं और पंजाब में भी बोले जाते हैं। वेरी और गुड, वेरी गुड। और आप जो लोक बोलियों के शब्द आप देखोगे, या जितनी भी हमारी शायद 22 भाषाएं हैं, तो उनके अगर आप अध्ययन करोगे तो कहीं ना कहीं से वो हम एक दूसरे, हालांकि उनके उच्चारण या उनकी मात्राएं अलग है, लेकिन वो हम वो एक परिवार लगता है मुझे उन 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 बोलियों का, एक परिवार। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेखक तो प्रयास कर ही रहे हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम अपने शीर्षक भी कहानियों के उन लोक बोलियों से ही रखते हैं। किन्नौर जनजातीय क्षेत्र है, तो उसमें एक दारोश डब डब एक बहुत बड़ी प्रथा है, जो पॉलिंड्री से है वो प्रथा। तो मेरी जो तीसरी किताब थी जिससे मुझे लोग जानने लगे, वो दारोश और अन्य कहानियां थी। और दारोश कहानी उसी किन्नौर की संस्कृति पे है। वो दारोश का मतलब होता है जबरन, और जब आप दारोश डब डब करेंगे तो जबरन विवाह परंपरा,
वो आ जाती है। तो उसमें वो पूरी संस्कृति है। और एक उपन्यास हिडिम्ब है मेरा, जिसमें बहुत लोक के शब्द हैं लेकिन वो लगते नहीं है। तो मुझे आज भी याद है कि कृष्णा सोबती जी ने उपन्यास पढ़ा और वो शिमला आया करती थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं शिमला आई हुई हूँ और मुझे मिलो। तो उन्होंने बोला कि ये जो लोक के शब्द है इनको कभी आपने बुलाना मत कहते, क्योंकि आप बचा रहे हो इन बोलियों को। जैसे मैम ने अभी कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन लोक बोलियों को अपने, भले ही चाहे सरकारी तौर पे बचे या ना बचे, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि अपनी उसमें कहानियों में, उपन्यासों में उनको बचाएं। अब आप देखो कि घर की एक संस्कृति होती है। घर में जो गांव के घर है उसमें अगर आप चूल्हे के पास जाओगे तो कितनी चीज़ें होती है कि जिनके आपको हिंदी में नाम नहीं मिलेंगे, कोई नहीं, आपको वही यूज़ करने पड़ेंगे, वो नाम, वो उन्हीं का ही प्रयोग करना पड़ेगा। मुझे लगता है, हालांकि आपको लगता हो ना लगता हो, तो उसमें जैसे जिससे आग जलाते हैं, हाँ, पर एक फुकरनी है, हाँ, उसमें फिर किसी और बोलेंगे धूड़ू है, जिसमें वो मतलब नहीं, जिसमें दूध छोला जाता है, हाँ। तो मतलब इस तरह की कितनी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती है। तो अब ये बहुत ज़रूरी है हमारे स्कूलों में भी और सरकारों से भी। हालांकि उन्होंने कुछ प्रयास किया है कि भाई लोक बोलियों को महत्व दिया जाए, लेकिन फिर भी उस तरह के जो हमारे संस्कृति विभाग है, संस्कृति मंत्रालय है, उसमें इन बोलियों के लिए एक अलग मंत्रालय ना भी हो, लेकिन एक ऐसे सेंटर्स जरूर होने चाहिए। और फिर एक बहुत पहले एक परंपरा भी होती थी कि राजस्थानी के लोग हिमाचल आ रहे हैं, हिमाचल के बंगाल जा रहे हैं, तो सारा तकरीबन खत्म है, क्योंकि उससे हम एक दूसरे की संस्कृति और वो भी देख रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, वो आप लोक बोलियां तो छोड़िए, हालांकि मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन वो हिंदी भी ठीक ढंग से उनको वर्णमाला ही पता नहीं है, क्योंकि उनके पास मोबाइल है, उससे वो जो भी मशीनों से लिखा जा रहा है वो यूनिकोड उसको कन्वर्ट कर रहा है, सारा कुछ है। उनको पता नहीं है कि लिखते कैसे हैं, उनको वो लिखने का जो सुख है वो नहीं है, उनको जो संवेदनाएं है उसमें वो नहीं है। अब मैं जो एक महत्वपूर्ण बात कर रहा था कि किस तरह चीज़ें विकृत होती हैं, आदिवासी की आप बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में आप देख रहे हैं, पहली तो सबसे बड़ा परामर्श हमारा पर्यावरण का परामर्श है कि पर्यावरण ने जो हमने प्रदूषित किया है प्रकृति को, वो किस तरह उग्र रूप लेके एक विनाश कर रही है, सबने देखा। हाँ। दूसरा, जनजातीय क्षेत्रों में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि मैं एक मुद्दा 2000 से उठा रहा हूं, क्योंकि आप क्षेत्रीय प्रश्न की बात कर रहे हैं साहित्य में, तो मैं किन्नर का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा इस मंच से उठाना चाहता हूं कि किन्नर शब्द जो है, आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं, जो किन्नौर है वो किन्नर जनजाति है उसमें। हाँ, मतलब ये अलग बात है कि जैसे किन्नर, जब आप सर्टिफिकेट मिलता है तो उनको यही कहा जाता है कि सर्टिफिकेट बिलोंग्स टू किन्नरा, किन्नरा, क्योंकि जैसे महाभारत हो जाता है ना अंग्रेजी में, वैसे किन्नरा ओब्लिक किन्नौरा जनजाति। तो 2000 में जब मधुर भंडारकर की फिल्म रिलीज हुई दुनिया में, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया कि मेरे साथ कुछ किन्नर है सारे, तो उससे बवाल हो गया। और सबसे पहले इशू मैंने उठाया था 2000 में कि आप किन्नर शब्द थर्ड जेंडर को कैसे दे सकते हैं। हालांकि थर्ड जेंडर के लिए हमारे मन में बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन आप किन्नर शब्द को आप देखो कि आप पुराणों के पास जाओ, आप वेदों के पास जाओ, आप तुलसीदास जी का वो मानचित्र वो देख लो कि जिसमें 31 बार उन्होंने प्रयोग किया हुआ है। आप कालिदास को, संस्कृत को देखो जो किन्नरियों का वो यूज करते हैं, तो आप थर्ड जेंडर को किन्नर शब्द कैसे दे सकते हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश का और पहाड़ी प्रदेशों का आप इतिहास देखें हिमाचल का, तो वहाँ किन्नर और किरात ही वहाँ रहे हैं लोग। हाँ, अब आप किन्नौर में जाओगे तो सबसे सुंदर लड़कियां किन्नौर की है, जिनको किन्नरियां बोलते हैं। और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप उनको खुद देखोगे कि ये मतलब कितनी सुंदर लड़कियां हैं और कैसी वेशभूषा है उनकी। अब दूसरी बात यह है कि हालांकि मेरे रिक्वेस्ट पे ट्रैफिक सिग्नल
बैन हो गई थी हिमाचल प्रदेश में, और विधानसभा ने इस मुद्दे को लेके 2 बार निंदा प्रस्ताव पास किया, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। अब तो प्रचलन में शब्द है, वो तो आ जाता है, आप गूगल में ढूंढोगे तो एकदम से आ जाएगा थर्ड जेंडर उसमें अगर जाओ, क्योंकि ये विकृतियां हैं सारी। तो आप फिर मेरा प्रश्न है, सबसे होता है मेरा प्रश्न कि मान लो आप किन्नर थर्ड जेंडर को नाम दे रहे हैं, तो राहुल सांकृत्यान ने जो इतनी चर्चित किताब है उनकी किन्नर देश में, तो वो किस पे लिखी है उन्होंने? किन्नर लोक साहित्य किस पे लिखा गया है ना? और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब ये मुद्दा उठा तो जेएनयू के 2 छात्र मेरे पास आए और रोए वो मेरे पास कि सर हम बता नहीं पाते किसी को, क्योंकि थोड़ी शर्म महसूस करते थे, तो उन्होंने पीएचडी छोड़ दी, वो किन्नर लोक साहित्य पे काम कर रहे थे। और मतलब कितनी विडंबना है सारी ये, क्योंकि अब पता क्या हुआ, मैं तो खूब लड़ता हूँ इस बात को लेके, भले ही किसी को अच्छा लगे या ना लगे, कि आप किन्नर शब्द को थर्ड जेंडर को कैसे कह सकते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने 102 पेज की जो जजमेंट दे रखी है, उसमें कहीं किन्नर शब्द नहीं है, उसमें थर्ड जेंडर उन्होंने यूज किया। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी ग्रंथ में, अब विश्व शब्दकोश देख लो आप जो पुराने हैं, अब तो वैसे ही है जैसे अब अगर गूगल में जाओगे तो कई जगह आ जाता है कि भारत 2013 के बाद आज़ाद हुआ, वैसे ही किन्नर शब्द के भी कई वो मायने आ जाएंगे। तो लेकिन मेरा यही कहना है कि जो हमारे लेखक हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप तो लोक बोलियों की बात कर रहे हैं, हम हिंदी में भी मैं माफ़ी चाहूँगा रिसर्च नहीं करते। जैसे मनीषा जी बैठी हुई है, इनके अगर उपन्यास देखो तो कितने रिसर्च, अभी इनका जो त्रिमाया आया, कितना रिसर्च इन्होंने कर रखा है उसमें। तो हम लोग जो हैं, हमारे को अपना इतिहास संस्कृति बहुत ज़रूरी है, उसका अध्ययन करना भी। तो अब क्या हो रहा है कि जो प्रचलन में शब्द है, मेरी किन्नर कहानी भी ये 2008 में छपी थी, वो कई पीएचडी में कोट होती हो, क्योंकि करने पड़ती है जो किन्नर। अब किन्नर विमर्श हमारे जो साहित्यकार है वो अब आ गया, शब्द आ गया, और वो धड़ाधड़ उसमें हो रहा है। अब क्या हुआ, किन्नौर में पूरी जनजाति की अस्मिता खतरे में है, और किन्नर कैलाश, आप देखो कि डीसी जो हमारे हैं किन्नौर के, उनको एक ऑर्डर करना पड़ा कि ये किन्नर कैलाश नहीं है, ये किन्नौरा कैलाश है। मतलब कितनी भ्रामक स्थितियां हैं ये सारी। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जो क्षेत्रीय जो प्रश्न है या जो क्षेत्रीय संस्कृति है, वो भी हम लोग ही ध्यान में रख सकते हैं, उसको हम लोग ही रख सकते हैं। बिल्कुल कि ठीक। मैं साहित्यकारों से भी जो इस पे काम कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर उस जनजाति की मदद करें, तो किन्नर शब्द को उस तरह परिभाषित ना करें।